अगर मैं ये कहूँ कि कोई इंसान अपनी नौकरी पर कितने दिन टिकेगा या अपने काम में कितना अच्छा परफॉर्म करेगा, ये इस बात से तय हो सकता है कि वो अपने कंप्यूटर पर कौन सा इंटरनेट ब्राउज़र इस्तेमाल करता है। हाँ, ये सुनने में मतलब काफी अजीब लगता है। हाँ, बिल्कुल। मतलब कोई बड़ी डिग्री नहीं, कोई सालों का एक्सपीरियंस नहीं, बल्कि सिर्फ एक साधारण सा सॉफ्टवेयर का चुनाव। और यार, बचपन से हमें यही सिखाया जाता है ना कि दुनिया में बड़े बदलाव लाने वाले या जो नए आइडियाज़ लाता है, जिन्हें हम ओरिजिनल्स कहते हैं, वो कोई खास तरह के बागी या विद्रोही होते हैं। हाँ, जिन्हें हम सुपर हीरो मान लेते हैं। बिल्कुल। हम सोचते हैं कि वो ऐसे लोग हैं जो बिना डरे अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं, और हम अपनी नॉर्मल जिंदगी को देखते हैं जो एक सेट रूटीन पर चल रही होती है, और बस मान लेते हैं कि यार, रूटीन को तोड़ना हमारे बस की बात तो है नहीं। और मतलब ये सोचना बहुत ही स्वाभाविक भी है। इंसानी दिमाग को ना सुरक्षा पसंद होती है। हमें लगता है कि हमारे आसपास जो भी सिस्टम बना हुआ है वो किसी बहुत बड़े और ठोस कारण से बना होगा। हाँ, कि किसी समझदार इंसान ने ही बनाया होगा ऐसे। बिल्कुल। और उसे चुनौती देने के लिए हमें लगता है किसी जादुई शक्ति या जन्मजात टैलेंट की जरूरत है। हम अक्सर मान लेते हैं कि ये जो क्रिएटिव सोच वाले लोग होते हैं ना, ये एक अलग ही मिट्टी के बने होते हैं। लेकिन तो आज की इस गहराई से की गई चर्चा में हम उन स्रोतों और रिसर्च को पूरा खंगालने वाले हैं जो ये सुपर हीरो वाली इमेज के ना टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। हमारा मिशन ही आज ये समझना है कि कैसे क्रिएटिव सोच और कैलकुलेटेड रिस्क यानी सोचे समझे जोखिम के जरिए कोई भी आम इंसान ओरिजिनल बन के बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। सही कहा, और ये बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। तो अब चलिए उसी ब्राउजर वाली कहानी से शुरू करते हैं जिसने मुझे बहुत हैरान किया था। अर्थशास्त्री माइकल हाउसमैन की वो जो कस्टमर सर्विस वाली स्टडी थी, वो असल में थी क्या? हाँ, तो माइकल हाउसमैन बेसिकली ये समझना चाहते थे कि कस्टमर सर्विस में जो लोग काम करते हैं वो इतनी जल्दी अपनी नौकरी क्यों छोड़ देते हैं। क्योंकि वहाँ पे एट्रिशन रेट बहुत हाई होता है। एग्जैक्टली। तो उन्होंने करीब 30,000 कर्मचारियों के डेटा का बहुत डीप एनालिसिस किया, और वहीं उन्हें एक बेहद अजीब पैटर्न दिखा। क्या पैटर्न था वो? जो कर्मचारी अपने काम के लिए क्रोम या फायरफॉक्स ब्राउजर का इस्तेमाल करते थे ना, वो इंटरनेट एक्सप्लोरर या सफारी का इस्तेमाल करने वालों की तुलना में 15% ज्यादा समय तक अपनी नौकरी पर टिके रहे। 15%? सिर्फ ब्राउजर की वजह से? हाँ, और सिर्फ यही नहीं, उनकी परफॉर्मेंस भी बेहतर थी, और मतलब वो ग्राहकों को ज्यादा खुश भी रख पाते थे। यार, जब मैंने पहली बार ये पढ़ा ना, तो मुझे लगा कि शायद क्रोम और फायरफॉक्स यूज करने वाले लोग टेक्निकली ज्यादा स्मार्ट होंगे, मतलब उन्हें कंप्यूटर की गहरी नॉलेज होगी। और पता है, हाउसमैन ने भी शुरुआत में बिल्कुल यही सोचा था, लेकिन जब उन्होंने इन सारे कर्मचारियों का कंप्यूटर स्किल टेस्ट लिया तो दोनों ग्रुप्स के तकनीकी ज्ञान में कोई खास फर्क था ही नहीं। अच्छा, तो फिर असली फर्क था कहाँ? असली फर्क ना उनकी मानसिकता में था, उनके नजरिए में। देखिए, जब कोई नया कंप्यूटर आता है तो उसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर या सफारी पहले से इंस्टॉल होता है, राइट? हाँ, वो तो डिफॉल्ट होता है। बिल्कुल, वो डिफॉल्ट है, और 2/3 कर्मचारियों ने इस डिफॉल्ट को बस बिना सोचे समझे स्वीकार कर लिया। मतलब उन्होंने मान लिया कि जो मिला है उसी से काम चलाना है। उन्होंने सवाल ही नहीं किया। सही कहा। लेकिन जिन लोगों ने क्रोम या फायरफॉक्स डाउनलोड किया, उन्होंने एक छोटी सी ही सही लेकिन एक पहल की। उन्होंने डिफॉल्ट को चैलेंज किया। मतलब उन्होंने सोचा कि क्या इससे बेहतर कोई और ऑप्शन मौजूद है बाजार में। बिल्कुल सटीक। और यही जो माइंडसेट है ना, ये उनके काम के तरीके में भी दिखाई देता था। जब इन पहल करने वाले लोगों को काम में कोई दिक्कत आती थी या कस्टमर्स को कोई परेशानी होती थी, तो वो बस कंप्लेंट करके नौकरी छोड़ने के बजाय उस प्रोसेस को सुधारने का नया तरीका खोज लेते थे। वाओ। मनोविज्ञान में ना इस डिफॉल्ट को मान लेने की आदत को सिस्टम जस्टिफिकेशन कहा जाता है। मतलब हम मौजूदा हालात को सही ठहराने लगते हैं, भले ही वो सिस्टम हमारे खिलाफ ही क्यों ना हो। तो ये तो कुछ ऐसा हो गया जैसे जीवन को ऑटो पायलट मोड से हटाकर पूरी तरह मैनुअल मोड में ले आना, जहां आप कंट्रोल ले रहे हो। मुझे इसी में ना वूजा डे वाला कंसेप्ट बहुत ही दिलचस्प लगा। मतलब डेजा वू के बारे में तो हम सबने सुना है कि यार ये पहले भी हो चुका है मेरे साथ। हाँ, वो फीलिंग की ये पल मैं पहले जी चुका हूँ। बिल्कुल। लेकिन ये जो वूजा डे है जिसे ओरिजिनल लोग अनुभव करते हैं, ये क्या है? वूजा डे ना बिल्कुल इसका उल्टा है। इसका मतलब है किसी बहुत ही पुरानी और जानी पहचानी चीज को बिल्कुल एक नए और ताजे नजरिए से देखना। जैसे कि आप उस चीज को जिंदगी में पहली बार देख रहे हो। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण वॉर्बी पाकर के संस्थापकों की कहानी है। अरे हाँ, वॉर्बी पाकर।
वो कंपनी जिसने चश्मों की पूरी इंडस्ट्री को ही हिलाकर रख दिया था। मतलब हम सब जानते हैं कि चश्मे हमेशा से कितने महंगे आते थे और लोग इसे बस एक मेडिकल जरूरत मानकर चुपचाप इसके भारी पैसे देते रहते थे। हाँ, ये एक ऐसा डिफॉल्ट था जिसे बस पूरी दुनिया ने मान लिया था बिना सवाल किए। और वॉरबी पार्कर वालों ने भी तो सालों तक चश्मा पहने थे ना। बिल्कुल, उन्होंने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा चश्मा पहनते हुए बिताया था। लेकिन एक दिन उन्होंने इस डिफॉल्ट पर सवाल उठाया। उन्होंने सोचा कि यार आखिर चश्मे इतने महंगे होते क्यों हैं? इसमें तो बस थोड़ा सा कांच और प्लास्टिक ही लगता है। सही बात है, मटेरियल की कॉस्ट तो कुछ खास है नहीं। हाँ, और जब उन्होंने गहराई से रिसर्च की तो एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। चश्मों के महंगे होने का कारण कोई तकनीकी मजबूरी नहीं थी, बल्कि बाजार पर लुक्सॉटिका नाम की एक बहुत बड़ी कंपनी की मोनोपोली थी, एकाधिकार था उनका। बाप रे, मतलब डिफॉल्ट पर सवाल उठाने से इतनी बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल गई उन्हें। लेकिन अगर मैं इस बात को थोड़ा एक कदम आगे ले जाऊं तो एक बड़ा सवाल आता है दिमाग में। हाँ बिल्कुल, पूछिए। हमने मान लो सिस्टम पर सवाल उठा लिया और डिफॉल्ट को चुनौती भी दे दी। हाँ। लेकिन इसके बाद क्या? क्या किसी सिस्टम पर सवाल उठाना और बस विद्रोही बन जाना ही सफल होने के लिए काफी है? क्योंकि यार अगर हम हर स्थापित चीज से बगावत करने लगें और सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने नए आइडिया के पीछे भागें तो इसके नुकसान तो बहुत भयंकर हो सकते हैं ना। और यही वो मोड़ है जहां अक्सर लोग सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। जब हम किसी डिफॉल्ट पर सवाल उठाकर एक नया आइडिया ढूंढ लेते हैं तो अगला कदम रिस्क लेना होता है। लेकिन पता है, रिस्क लेने का मतलब हमेशा खाई में बिना सोचे समझे कूद जाना नहीं होता है। हाँ, वो जो मिथक है ना कि सफल लोग अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, वो तो डेटा के सामने एकदम धराशायी हो गया। मतलब रिसर्च का वो हिस्सा बहुत ही हैरान करने वाला था। जहां बताया गया कि जो लोग अपना नया बिजनेस शुरू करते समय अपनी पुरानी नौकरी यानी अपनी डे जॉब नहीं छोड़ते, उनके असफल होने के चांस नौकरी छोड़ने वालों की तुलना में 33% कम होते हैं। हाँ, 33%। 33% यार, बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। बिल्कुल। और ये ना सीधे तौर पर हमारी उस हीरो वाली धारणा पर चोट करता है। हम सोचते हैं कि अपूर्ण समर्पण का मतलब है अपनी पुरानी जिंदगी की नाव जला देना। लेकिन अगर हम इतिहास देखें तो पता चलता है कि महान ओरिजिनल्स ने अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा था हमेशा। हाँ, जैसे कि नाइकी के फाउंडर फिल नाइट। उन्होंने जब नाइकी शुरू की उसके बाद भी वो सालों तक एक अकाउंटेंट की नौकरी करते रहे थे। और स्टीव वॉज़नियाक जिन्होंने एप्पल वन कंप्यूटर बनाया था, उन्होंने भी काफ़ी समय तक एचपी में अपनी नौकरी जारी रखी थी। यहाँ तक कि मैंने पढ़ा जॉन लेजेंड और स्टीफन किंग जैसे जो विश्व प्रसिद्ध आर्टिस्ट हैं, उन्होंने भी सफलता की पहली सीढ़ी चढ़ने के काफ़ी समय बाद तक अपनी नॉर्मल नौकरियां नहीं छोड़ी थी। बिल्कुल, वो सेफ्टी नेट उन्होंने बनाए रखा। तो अगर मैं इसे शेयर बाजार की भाषा में समझाऊं तो ये एक रिस्क पोर्टफोलियो की तरह काम करता है। हाँ, ये एनालॉजी यहाँ बहुत सटीक बैठती है। इसे थोड़ा और डिटेल में बताएंगे? तो देखिए, अगर कोई इंसान स्टॉक मार्केट में अपना सारा पैसा एक ही बहुत जोखिम भरे स्टार्टअप में लगा दे, हाँ, तो वो रात को सो नहीं पाएगा ना। हर छोटी गिरावट पर उसे पसीना आ जाएगा कि यार मेरे पैसे डूब गए। बिल्कुल, एकदम सच है। तो जो समझदार निवेशक होते हैं वो क्या करते हैं? वो अपना एक बड़ा हिस्सा सुरक्षित जगह रखते हैं, जैसे सरकारी बॉन्ड्स या फिक्स्ड डिपॉजिट में, और उस सुरक्षा की वजह से वो अपने बाकी पैसों के साथ बहुत बड़ा और आक्रामक जोखिम ले सकते हैं। हाँ, बैलेंस बना रहता है। बिल्कुल, जिंदगी में भी ठीक यही होता है यार। हाँ। अगर कोई अपने रेगुलर इनकम के सोर्स को सेफ रखता है तो वो अपने नए आइडिया के साथ बहुत बड़े एक्सपेरिमेंट कर सकता है बिना डरे। और मनोवैज्ञानिक रूप से ना ये चीज इंसान को परफेक्शनिज्म से बचाती है। मतलब हर चीज को पहली ही बार में परफेक्ट बनाने का जो भयानक दबाव होता है ना, वो कम हो जाता है जब इंसान के सिर पर छत और खाने की चिंता नहीं होती, तो वो अपने आइडिया पर खुलकर और शांति से काम कर पाता है। वॉबी पार्कर वालों ने भी तो यही किया था ना। हाँ बिल्कुल, वॉबी पार्कर के संस्थापकों ने भी जब अपना बिजनेस मॉडल बनाया था तब भी उनके इंटर्नशिप और बैकअप प्लान्स चालू ही थे। उन्होंने सब कुछ छोड़ा नहीं था। चलिए, ये तो हो गया कि हमने बैकअप प्लान बना लिया और हमारे पास एक सेफ्टी नेट है। लेकिन यहाँ एक और बड़ी समस्या खड़ी होती है। अगर हम दिन भर अपनी नौकरी भी कर रहे हैं तो हमारे पास अपने नए आइडिया पर काम करने के लिए समय तो बहुत कम बचता है ना। हाँ, समय की कमी तो होती है। और दिमाग में तो 10 आइडियाज आते रहते हैं। तो ऐसे में हम उस एक सही आइडिया को कैसे चुने जो सच में दुनिया बदल सके? ये ना सबसे बड़ी पहेली है।
अक्सर लोग सोचते हैं कि उनके पास अच्छे आइडियाज़ की कमी है, लेकिन हकीकत में प्रॉब्लम आइडियाज़ की कमी नहीं है, बल्कि उन आइडियाज़ का सही मूल्यांकन करने की अक्षमता है। मनोविज्ञान में इसे फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव के कंसेप्ट से समझाते हैं। यार वो फॉल्स पॉजिटिव वाला जो सेगवे का उदाहरण था वो तो मुझे बहुत ही मज़ेदार लगा। मतलब जब ये 2 पहियों वाली खड़ी मशीन आई थी तो स्टीव जॉब्स और जेफ बेजोस जैसे जो टेक दुनिया के दिग्गज हैं, उन्होंने भी इसे ट्रांसपोर्ट की दुनिया का अगला सबसे बड़ा आविष्कार मान लिया था। हाँ, उन्होंने बहुत बड़ी भविष्यवाणी की थी इसके लिए। सोचिए, मतलब उन्हें लगा था कि लोग कारें छोड़कर इस मशीन पर ऑफिस जाएंगे। ये एक क्लासिक फॉल्स पॉजिटिव था, यानी एक ऐसा आइडिया जिसे बहुत सफल माना गया, लेकिन वो तो बुरी तरह फ्लॉप हो गया। ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो दिग्गज ना डिजिटल और सॉफ्टवेयर की दुनिया के मास्टर थे, ट्रांसपोर्ट और शहरी डिज़ाइन के नहीं। जब इंसान किसी ऐसे क्षेत्र में अपने इंट्यूशन यानी अपनी गट फीलिंग पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर लेता है जिसका उसे कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, तो वो अक्सर गलत फैसले लेता है। हाँ, डोमेन एक्सपर्टीज नहीं थी उनके पास उस चीज़ की। बिल्कुल। और इसके ठीक उल्टा होता है फॉल्स नेगेटिव की सिचुएशन, जहां एक बहुत ही शानदार आइडिया को शुरुआत में ही कचरा मान लिया जाता है। जैसे साइनफील्ड टीवी शो। हाँ, वो सबसे अच्छा उदाहरण है। आज ये टेलीविजन इतिहास के सबसे महान शोज में गिना जाता है, लेकिन शुरुआत में जो नेटवर्क्स के एग्जीक्यूटिव्स थे और टेस्ट ऑडियंस थी, उन्होंने इसे पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने कहा कि यार ये शो तो किसी बारे में है ही नहीं, इसमें कोई कहानी ही नहीं है, इसे देखेगा कौन? और सिर्फ सीनफेल्ड ने हैरी पॉटर के साथ भी तो बिल्कुल यही हुआ था ना। दर्जनों पब्लिशर्स ने उस किताब को रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि वो बच्चों की किताबों के जो पुराने फिक्स सांचे थे उनमें फिट ही नहीं बैठती थी। सही बात है। तो इन दोनों तरह की गलतियों से बचने का रास्ता क्या है फिर? स्रोत बहुत साफ तौर पे बताते हैं कि सफलता का राज न किसी एक ही आइडिया पर सालों तक परफेक्ट होने तक काम करने में नहीं है, बल्कि सफलता का राज है ढेरों आइडियाज का अंबार लगा देना। मतलब क्वांटिटी ही क्वालिटी की ओर ले जाती है। लेकिन यार ये बात जो परफेक्शनिस्ट लोग हैं ना, उनको बहुत चुभ सकती है। मतलब अगर कोई इंसान बहुत सारी चीजें बनाएगा तो स्वाभाविक है कि उनमें से ज्यादातर तो बहुत ही साधारण या एकदम बकवास होंगी। हाँ, बिल्कुल होंगे। लेकिन इतिहास के महानतम लोगों के साथ भी तो यही हुआ ना। पिकासो ने अपनी जिंदगी में हजारों पेंटिंग्स, मूर्तियां और स्केचेस बनाए। बीथोवेन ने सैकड़ों म्यूजिक कंपोजिशंस किए। शेक्सपियर ने 20 सालों में दर्जनों नाटक लिख डाले। हम तो उनके बस कुछ ही काम जानते हैं। एग्जैक्टली। हम आज उनके केवल कुछ गिने चुने मास्टरपीस को ही याद रखते हैं, लेकिन सच तो ये है कि वो मास्टरपीस ना उनके हजारों साधारण या फेल हुए प्रयासों के बीच से ही निकल कर आए थे। जब आप भारी मात्रा में आइडियाज पैदा करते हैं तो आप शुरुआत के उन घिसे पिटे विचारों से बाहर निकल पाते हैं जो हर किसी के दिमाग में आते हैं। ये तो एकदम क्लियर हो गया कि बहुत सारे आइडियाज पैदा करने, लेकिन अगर हम खुद अपने आइडियाज के सही जज नहीं हैं, जैसा कि हमने अभी वो सेगवे वाले केस में देखा, तो फिर ये फैसला करेगा कौन कि कौन सा आइडिया आगे ले जाने लायक है? इसके लिए ना सर्कस कलाकारों पर की गई एक बहुत ही शानदार रिसर्च है। उसमें ये बात सामने आई कि किसी नए आइडिया या परफॉर्मेंस को जज करने के लिए मैनेजर कभी सही नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान हमेशा सिर्फ बजट कंट्रोल करने और नुकसान बचाने पर होता है। वो रिस्क नहीं लेना चाहते। और टेस्ट ऑडियंस भी सही नहीं होती क्योंकि उन्हें हमेशा वही चीज़ें पसंद आती हैं जो उन्होंने पहले देखी हो। वो एकदम से कुछ नया या अलग पचा ही नहीं पाते। हाँ, ऑडियंस तो वही पुराना मसाला मांगती है। बिल्कुल। तो सबसे सटीक फीडबैक कहाँ से मिलता है? वो मिलता है उसी फील्ड के अन्य साथी क्रिएटर्स से, यानी आपके पीयर्स से। हाँ, क्योंकि जो पीयर्स होते हैं उन्हें पता होता है कि किसी काम को करने में कितनी मेहनत और क्या तकनीक लगती है। जी। वो आपकी क्रिएटिविटी की कद्र करते हैं। बिल्कुल सही। तो जब एक बेहतरीन आइडिया चुन लिया जाता है और मान लो साथियों से भी ग्रीन सिग्नल मिल गया, तो फिर सवाल आता है कि उसे दुनिया के सामने कब और कैसे लाया जाए। मतलब बिजनेस की दुनिया में ना फर्स्ट मूवर बनने का बहुत प्रेशर होता है। जो पहले आया वही सिकंदर। क्या वास्तव में ऐसा है? यहाँ भी ना डेटा इस बात को गलत साबित करता है। और यहीं पर एक नया कॉन्सेप्ट आता है स्ट्रैटेजिक प्रोक्रेस्टिनेशन का, यानी सोच समझकर काम को टालने का सिद्धांत। काम टालना। ये सुनकर तो जो लोग काम टालने के आदी हैं वो बहुत खुश हो जाएंगे यार। लेकिन रुको, यहाँ एक बहुत बारीक अंतर है।
ये आलस के कारण काम टालना बिल्कुल नहीं है, ये एक रणनीतिक देरी है। जब आप किसी समस्या पर काम करना शुरू करते हैं और फिर जानबूझकर उसे कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, तो आपका दिमाग उसे पूरी तरह भूलता नहीं है, बैकग्राउंड में चलता रहता है वो। हाँ, मनोविज्ञान में इसे ज़िगार्निक इफेक्ट कहते हैं। वो अधूरा काम दिमाग के बैकग्राउंड में प्रोसेस होता रहता है। इससे ना दिमाग को इंक्यूबेशन का समय मिलता है और वो बिल्कुल अलग अलग विचारों को आपस में जोड़ना शुरू कर देता है। इसका ना एक बहुत ही अद्भुत उदाहरण मार्टिन लूथर किंग जूनियर का है। मैंने पढ़ा था कि उनकी जो ऐतिहासिक आई हैव अ ड्रीम वाली स्पीच थी, उसका फाइनल ड्राफ्ट तो भाषण वाले दिन सुबह 3 बजे तक तैयार ही नहीं था। हाँ, सोचिए, इतने बड़े इवेंट से ठीक पहले। और जब वो मंच पर भाषण दे रहे थे ना, तो उन्होंने अपनी लिखी हुई स्क्रिप्ट से हटकर उसी वक्त कुछ सबसे प्रभावशाली लाइनें जोड़ दी जो आज इतिहास बन गई हैं। और लियोनार्डो दा विंची ने भी तो मोनालिसा को बनाने में कई साल लगाए थे, और वो बीच बीच में उस पर काम रोक देते थे। बिल्कुल, ताकि वो उसे एक नए नजरिए से देख सकें। रणनीतिक देरी आपको किसी एक ही विचार पर अटकने से बचाती है। अब मान लीजिए आपका आइडिया पूरी तरह पककर तैयार है। अगला स्टेप आता है उसे इन्वेस्टर्स या दुनिया के सामने पिच करने का। और यहाँ एक और बहुत ही अटपटी रणनीति काम आती है। क्या आपको रूफस ग्रिस्कॉम का वो उदाहरण याद है? हाँ, और मैं उस पर कड़ा विरोध दर्ज करना चाहूंगा यार। मतलब रूफस ग्रिस्कॉम ने जब अपनी पेरेंटिंग वेबसाइट बैबल को डिज्नी को बेचने के लिए प्रेजेंटेशन दी, तो उन्होंने अपनी शुरुआत ही उन कारणों से की कि डिज्नी को ये वेबसाइट क्यों नहीं खरीदनी चाहिए। उन्होंने खुद ही अपनी कंपनी की कमियां गिना दी। हाँ, इसे मनोविज्ञान में सरेक इफेक्ट कहते हैं, या कह लो अपनी कमजोरियों को अपना हथियार बनाना। लेकिन यार, ये प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है? अगर कोई इंसान किसी इन्वेस्टर या अपने बॉस के सामने जाकर कहे कि मेरा आइडिया इसलिए खराब है, तो ये तो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है ना। कोई आपको पैसे क्यों देगा अगर आप खुद ही चीख चीख कर बता रहे हैं कि आप में कमियां क्या हैं? ये तो सीधा रिजेक्शन का बुलावा है। सुनने में तो ये सच में बिजनेस सुसाइड जैसा लगता है, लेकिन मनोविज्ञान की गहराइयों में जाकर देखें ना, तो ये सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक है। जरा सोचिए कि एक बोर्डरूम में चल क्या रहा होता है। जब आप किसी को कोई नया आइडिया बेच रहे होते हैं, तो सामने वाला, चाहे वो इन्वेस्टर हो या बॉस, वो पहले से ही शक्की होता है। हाँ, वो तो गलतियां ढूंढने ही बैठा है। एग्जैक्टली, उसका दिमाग इस मोड में होता है कि इस इंसान की बातों में क्या खामी है, मैं वो ढूंढ कर निकालूंगा। मतलब वो पूरी अपनी मानसिक ढाल लेकर बैठा होता है कि मुझे बेवकूफ ना बना दे कोई। बिल्कुल। और जब आप अपनी प्रेजेंटेशन की शुरुआत में ही अपनी 3 सबसे बड़ी कमियां खुद गिना देते हैं, तो आप उसे पूरी तरह निहत्था कर देते हैं। उसका दिमाग जो तर्क खोजने के लिए दौड़ रहा था ना, उसे अचानक से ब्रेक लग जाता है। ओह अच्छा, मैं आप समझ रहा हूँ। ये तो ऐसा है जैसे आप कह रहे हो, देखिए मुझे मेरी कमियां पता हैं और मैं आपसे कुछ भी छिपा नहीं रहा हूँ। सही पकड़ा। और इससे ना एक बहुत गहरी और मजबूत विश्वसनीयता पैदा होती है। इन्वेस्टर के सबकॉन्शियस माइंड में ये बात जाती है कि अगर ये इंसान अपनी कमियों को लेकर इतना ट्रांसपेरेंट है, तो इसका मतलब है कि ये अपने प्रोडक्ट को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट है। मतलब अगर इसमें कुछ दम नहीं होता तो ये इतनी आसानी से कमियां थोड़ी बताता। बिल्कुल, इसकी कंपनी में जरूर कुछ बहुत ही शानदार बात होगी। ये ना सामने वाले के दिमाग के डिफेंस सिस्टम को एकदम शांत कर देता है। यार ये तो सच में इंसानी दिमाग को हैक करने जैसा हो गया। चलिए मान लेते हैं कि हमने सिस्टम पर सवाल उठाया, बैकअप प्लान रखा, ढेरों आइडियाज बनाए, सही समय का इंतजार किया और एक शानदार ईमानदार पिच भी तैयार कर ली। लेकिन इन सब के बावजूद जब उस नए रास्ते पर असल में कदम रखने का टाइम आता है ना, तो असफल होने का जो भयानक डर होता है वो इंसान को अंदर से एकदम लकवाग्रस्त कर सकता है। इस कच्चे इंसानी डर को हम कैसे संभालें? ये बहुत वैलिड पॉइंट है। देखिए, डर को ना कभी पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता क्योंकि ये हमारी बायोलॉजी का हिस्सा है, लेकिन उसे एक नई दिशा जरूर दी जा सकती है। इसके लिए एक बहुत ही कारगर तकनीक है जिसे डिफेंसिव पेसिमिज्म यानी रक्षात्मक निराशावाद कहते हैं। इसका मतलब हमेशा बुरा सोचना है क्या, कि बस नेगेटिव ही सोचते रहो? नहीं, इसका मतलब नेगेटिविटी नहीं है। इसका मतलब है सबसे बुरे परिणामों की ना एकदम स्पष्ट और डिटेल में कल्पना करना, ताकि आप उनके लिए पहले से तैयारी कर सकें। अच्छा,
जैसे वो लुइस प्यू का उदाहरण था। हाँ बिल्कुल, वो जो ठंडे पानी के तैराक लुइस प्यू हैं, जब वो उत्तरी ध्रुव के जमा देने वाले पानी में तैरने गए तो उन्होंने आईने के सामने खड़े होकर खुद से ये नहीं कहा कि ऑल इज वेल, सब कुछ एकदम ठीक होगा। हाँ, वो झूठी तसल्ली नहीं दी खुद को। सही कहा। इसके बजाय उन्होंने हर उस चीज की कल्पना की जो भयानक रूप से गलत हो सकती थी, जैसे मांसपेशियों का सुन्न हो जाना या हाइपोथर्मिया। और इस कल्पना ने उन्हें डराया नहीं, बल्कि हर खतरे के लिए एक सटीक योजना बनाने पर मजबूर किया। ये लॉजिस्टिक्स और प्लानिंग के लिए तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उस घबराहट का क्या यार, जो किसी बड़े काम से ठीक 1 मिनट पहले होती है, जैसे मंच पर जाने से पहले की जो घबराहट होती है। हार्वर्ड की जो कराओ के स्टडी थी, वो यहाँ काफी कुछ साफ करती है। हाँ, वो स्टडी बहुत इंटरेस्टिंग है। सांस लो, रिलैक्स करो। लेकिन स्टडी बताती है कि जो लोग खुद को शांत करने की कोशिश करते हैं, वो अक्सर सबसे खराब परफॉर्म करते हैं। ऐसा इसलिए होता है ना, क्योंकि शारीरिक रूप से शांत होना और घबराना, ये दोनों बिल्कुल विपरीत शोर पर है। जब आप डरे हुए होते हैं तो आपकी दिल की धड़कन बहुत तेज होती है, आपके शरीर में एड्रेनलिन दौड़ रहा होता है। ऐसे में दिमाग को अचानक शटडाउन या शांत करने को कहना लगभग असंभव है। तो फिर इसका उपाय क्या है? हार्वर्ड की स्टडी के अनुसार जिन लोगों ने खुद से कहा मैं डरा हुआ नहीं, मैं उत्साहित हूँ, उन्होंने उसी तेज ऊर्जा को एक पॉजिटिव डायरेक्शन दे दी। अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझाऊं तो ये एक बहुत तेज भागती हुई गाड़ी की तरह है। हाँ, कैसे? जब आपके अंदर डर या गुस्सा बहुत तेज होता है ना, तो आप अचानक ब्रेक लगाकर उस गाड़ी को रोक नहीं सकते, वरना वो पलट जाएगी। लेकिन आप स्टीयरिंग घुमाकर उस गाड़ी को एक सही दिशा में जरूर मोड़ सकते हैं। मतलब वो जो ऊर्जा है वो आपको आगे बढ़ा सकती है, बस दिशा बदलनी है। वाओ, क्या बेहतरीन एनालॉजी दी है आपने। और पता है, यही जो मनोविज्ञान है, ये बड़ी संगठनों और कंपनीज पर भी लागू होता है। अगर आप चाहते हैं कि पूरी कंपनी में कुछ इनोवेशन हो, हाँ, तो आपको उस ऊर्जा को जगाना होगा। हाँ, वो जो फार्मास्यूटिकल कंपनी मर्क की किल द कंपनी वाली एक्सरसाइज थी, हाँ, वो इसका बहुत ही शानदार उदाहरण है। बिल्कुल। जहां मर्क के अधिकारियों से कहा गया कि वो ये सोचें कि अगर वो उनके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स होते तो मर्क को कैसे बर्बाद करते। यार, ये तो बहुत इंटेंस एक्सरसाइज है ना? और जब उन अधिकारियों ने देखा कि उनके ही आइडियाज और रणनीतियों से उनकी खुद की कंपनी रातों रात खत्म हो सकती है, तो उनमें जो डर पैदा हुआ, उसने तुरंत बदलाव की एक तेज आग जगा दी। मतलब उन्होंने डर को इनोवेशन के इंजन में बदल दिया। क्या बात है। और इसके अलावा एक ऐसा कल्चर बनाने के लिए जहां नए आइडियाज पनप सकें, ब्रिजवाटर एसोसिएट्स का उदाहरण भी बहुत प्रासंगिक है। वो लोग ना मीटिंग्स में सिर्फ किसी को डेविल्स एडवोकेट या कह लो नकली आलोचक बनने के लिए नहीं कहते। वो ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो असल में उस सिस्टम से असहमत हों, जिन्हें ऑथेंटिक डिसेंटर्स कहते हैं। क्योंकि जब कोई सिर्फ दिखावे के लिए विरोध कर रहा होता है ना, तो बाकी लोग उसकी बात को बहुत सीरियसली लेते नहीं हैं। लेकिन अगर कमरे में कोई ऐसा इंसान है जो सच में एक अलग और मजबूत नजरिया रखता है, तो वो पूरी टीम को अपनी पुरानी मान्यताओं पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर ही देता है। बिल्कुल। और अंततः ये तो सच्ची ओरिजिनलिटी है ना, ये केवल एक इंसान की महानता के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसा माहौल, एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने के बारे में है जहां हर इंसान बिना डरे डिफॉल्ट पर सवाल उठा सके। तो अगर हम आज की इस पूरी गहरी चर्चा को एक साथ समेटें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। ओरिजिनल बनने की जो शुरुआत है ना, वो अपने आसपास के उन डिफॉल्ट नियमों पर सवाल उठाने से होती है, जिन्हें पूरी दुनिया ने बस सच मान लिया है। बिल्कुल सही। और इसके बाद आपको किसी फिल्म के हीरो की तरह आंख बंद करके खाई में कूदने की कोई जरूरत नहीं है। अपने बैकअप प्लान्स चालू रखें और रिस्क को एकदम समझदारी से बैलेंस करें। थोड़े से आइडियाज पर अटक कर परफेक्शनिस्ट बनने के बजाय आइडियाज का एक बहुत बड़ा अंबार लगा दें। हाँ, और काम को रणनीतिक रूप से टालना भी सीखें, ताकि दिमाग को गहराई से सोचने का पूरा मौका मिले। एकदम। और अपनी कमजोरियों को छुपाने के बजाय उन्हें खुलकर अपनी ताकत बनाएं। और आखिर में अपने डर को दबाने के बजाय उस तेज ऊर्जा को उत्साह में मोड़ दें। तो ये पूरी चर्चा ना हमें ये भरोसा दिलाती है कि ओरिजिनल होना कोई पैदाइशी टैलेंट या सुपर पावर नहीं है। ये सिर्फ एक चुनी हुई मानसिकता है,
ये कुछ प्रैक्टिकल रणनीतियों का एक ऐसा सेट है जिसे कोई भी आम इंसान अपने जीवन में लागू कर सकता है और दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। हाँ, मतलब हम सब अपने जीवन की ड्राइविंग सीट पर बैठ सकते हैं। और एक आखिरी विचार जो मैं छोड़ना चाहूँगा, अगर हम सब आज अपने दिन की शुरुआत करते समय बस इस बात पर गौर करें कि हमारी ज़िंदगी में कौन सा एक ऐसा डिफ़ॉल्ट नियम है जिसे हम सालों से बिना सोचे समझे बस मानते चले आ रहे हैं, और सोचिए अगर आज उसी एक नियम को हम एक छोटे से साधारण से सवाल से चुनौती दे दें, तो कल का भविष्य कितना अलग हो सकता है। आज के इस सफ़र में बस इतना ही। नई सोच और नए नज़रियों के साथ फिर मिलेंगे।